morning students, वेलकम बैक टू सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। अगर आपको ध्यान में होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ये चैप्टर हमने खत्म किया था। चैप्टर नंबर 10 के बाद अब थोड़ा सा वापस से पीछे की तरफ आते हैं चैप्टर नंबर 9 पर, एंड दैट इज डिपॉजिटरी सिस्टम। अब वंस अगेन थोड़ा सा लेस वेटेज वाला चैप्टर है, तो इस लेस वेटेज वाले चैप्टर में लाइक आधा चैप्टर तो रिड्यूस कर दिया गया है, यानी कि कैंसिल कर दिया गया है। डिपॉजिटरी सिस्टम का मीनिंग है, उसका इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स है और इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। बाकी का फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम हैज बीन रिड्यूस्ड, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा कि कौन से पेज से कट हो गया है। फिलहाल हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम का। स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर डिपॉजिटरी सिस्टम, सबसे पहले टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन। सी 1996 से पहले की अगर हम बात करें, इधर ध्यान देना, प्रायर या बिफोर 1996, तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो था 1996 के पहले, उसमें बहुत सारी समस्याएं थी। प्रायर या बिफोर 1996 इंडियन स्टॉक मार्केट क्या समस्याएं थी? वेल, देयर वर सम प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स थे इंडियन स्टॉक मार्केट में। देयर वर 3 प्रॉब्लम्स इन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यानी कि काम करने के तरीके में कोई खुलापन नहीं था। अगर आपको ध्यान में होगा तो हमारा इंडियन मेडिकल सिस्टम भी ऐसा ही है। डॉक्टर पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने के बाद क्या करता है? बाहर खाली रिश्तेदार वेट ही कर सकते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या चालू है, और डॉक्टर कुछ बताता भी नहीं है पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऑपरेशन कर रहे हैं, कैसे ऑपरेशन कर रहे हैं। सच थिंग्स आर नॉट देयर। देयर इज नो क्लैरिटी। और स्टॉक एक्सचेंज में भी ऐसा ही था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इन द सेंस कि जो स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग करता था और वो जिनके बिहाफ में डीलिंग करता था, उनको पता ही नहीं चलता था कि मेरा ब्रोकर क्या कर रहा है। मैंने ब्रोकर को शेयर खरीदने के लिए बोला कि भाई 150 में मेरे लिए खरीदना, उसने 140 में खरीदा और मेरे से 150 रुपया कलेक्ट किया, यानी कि 10 रुपये का बीच में उसने फांदा कर दिया। सो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ये पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम क्या था? वेल, दूसरा प्रॉब्लम था कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग प्रोसीजर। ट्रेडिंग प्रोसीजर जो है ना, वो बेहद कॉम्प्लिकेटेड था, बेहद कॉम्प्लेक्स था, यानी कि आम आदमी को स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह से ट्रेडिंग होती है उसका समझ में ही नहीं आता था। केवल जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे या ब्रोकर थे, उनको ही समझ में आता था। द कॉमन मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज बिकॉज द ट्रेडिंग प्रोसीजर वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड।
और तीसरा प्रॉब्लम क्या था सर? तीसरा प्रॉब्लम था फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर्स। शेयर्स की फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ती थी। फिजिकल डिलीवरी यानी कि उस समय में कागज के शेयर सर्टिफिकेट हुआ करते थे। आप फिजिकल डिलीवरी देंगे तो ही पेमेंट मिलेगा। कि भाई मान लो मैंने शेयर्स बेचा, तो शेयर्स बेचने के बाद जब मैं शेयर सर्टिफिकेट की डिलीवरी दूंगा तब मुझे मेरे शेयर्स के पैसे मिलेंगे। दैट इज फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर्स। और एक लास्ट प्रॉब्लम हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि देयर वाज आउटडेटेड सेटलमेंट सिस्टम। ट्रांजैक्शन को सेटल करने का जो सिस्टम था वो बेहद ही आउटडेटेड था। आउटडेटेड क्यों था? क्योंकि आप महीने भर में जो भी बाइंग एंड सेलिंग करेंगे शेयर्स की या डिबेंचर्स की, इन सभी ट्रांजैक्शंस या सभी सौदों का सेटलमेंट महीने में सिर्फ 2 बार होगा। एक होगा महीने की 15 तारीख को और एक होगा महीने की आखिरी तारीख को। हर महीने की 15 तारीख को, यानी कि आप 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक जो भी शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे, ट्रांजैक्शन सेटल होगा 15 तारीख को। 16 तारीख से लेके महीने के आखिरी तक लास्ट डेट। अब ये लास्ट डेट फरवरी का 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, ये 30 तारीख भी हो सकती है या 31 भी हो सकता है। कोई भी ट्रांजैक्शन करो, महीने में सिर्फ 2 बार सेटलमेंट होगा। एक होगा 15 तारीख को, दूसरा होगा महीने की आखिरी तारीख को। यानी कि अगर मान लो मैंने 2 तारीख को शेयर बेचा तो सेटलमेंट 15 तारीख को होगा। 15 तारीख को मैं शेयर सर्टिफिकेट का डिलीवरी दूंगा। उसके बाद 16 तारीख को मुझे चेक मिलेगा जिसको मैं 17 तारीख को बैंक में डिपॉजिट करूंगा। मान लो अगर 17 तारीख बैंक हॉलीडे है तो फिर 18 को डिपॉजिट होगा। इस तरह से मुझे पैसे मिलने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लग जाता था, या कभी कभी उससे भी ज्यादा। क्योंकि अगर 15 तारीख अगस्त का महीना है तो 15 अगस्त मार्केट बंद रहता है, तो सेटलमेंट 16 अगस्त को होगा। मान लो 16 अगस्त सैटरडे आ गया तो सैटरडे मार्केट बंद, 17 अगस्त संडे मार्केट बंद, तो सेटलमेंट 18 तारीख को होगा। चेक मुझे 19 तारीख को मिलेगा, डिपॉजिट 20 तारीख को करूंगा। और 1996 से पहले बैंक में कंप्यूटर नहीं थे, तो चेक को क्लियरिंग होने में 3 से 4 दिन का वक्त लग जाता था। सो आउटडेटेड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से शेयर्स बेचने वाले को उसका पेमेंट बहुत देर से मिलता था। देयर वाज डिले इन पेमेंट, डिले इन सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये सारी मुसीबतें इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको देखने को मिलती थी 1996 से पहले। क्यों? क्योंकि 1996 से पहले सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये जो हुआ करते थे ये फिजिकल हुआ करते थे। देयर वर फिजिकल शेयर्स। फिजिकल शेयर्स यानी कि कागज के, कार्ड पेपर के बने हुए शेयर सर्टिफिकेट होते थे और आपको उसकी फिजिकल डिलीवरी देनी होती थी। डिलीवरी देंगे तभी पैसा मिलेगा। अब फिजिकल डिलीवरी की अपनी समस्याएं थी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
फिजिकल डिलीवरी की समस्याओं को अगर हम डिस्कस करें तो फिजिकल डिलीवरी में सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि देयर वाज डिले इन ट्रांसफर। शेयर्स को ट्रांसफर करने में, क्योंकि कागज के शेयर सर्टिफिकेट हुआ करते थे, अब कागज के शेयर सर्टिफिकेट होने के हिसाब से अगर आपको ध्यान में होगा तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से ट्रांसफर फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। दोनों पार्टीज यानी कि ट्रांसफरर और ट्रांसफरी फॉर्म फिलअप करेगी। फॉर्म फिलअप करने के बाद सर्टिफिकेट अटैच करके जाके कंपनी में सबमिट करेगी। सबमिट करने पर ट्रांसफर में तकरीबन 2 से 3 महीने का वक्त लग जाता था। सिमिलरली ट्रांसमिशन में भी डिले होता था। सिमिलरली अलॉटमेंट के प्रोसीजर में भी 2 महीना 3 महीने का वक्त लग जाता था। फिजिकल डिलीवरी में या फिजिकल शेयर्स अगर आपके पास है तो देयर इज डिले इन ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, अलॉटमेंट। दूसरा प्रॉब्लम क्या है सर? दूसरा प्रॉब्लम है रिस्क ऑफ बैड डिलीवरीज। रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी किसे कहते हैं? रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी वो होता है जिसमें सेटलमेंट की तारीख पर खरीदने वाला शेयर्स लेने से मना कर देता है या बेचने वाला शेयर्स देने से मना कर देता है। ऐसी सिचुएशन को हम बैड डिलीवरी कहते हैं। जाहिर बात है इन 15 दिनों के पीरियड में शेयर के भाव कम ज्यादा होते हैं तो लोगों के मन में लालच आ जाता है, खोट आ जाती है और वो शेयर्स की डिलीवरी देने से या लेने से मना कर देते हैं। दैट इज बैड डिलीवरी। बैड डिलीवरी के अलावा फिजिकल में क्या प्रॉब्लम है सर? फिजिकल में प्रॉब्लम है देयर इज रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड फोर्जरी। फ्रॉड एंड फोर्जरी का रिस्क होता है। कई बार लोग नकली शेयर सर्टिफिकेट आपको बेच करके आपसे पैसा ले लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको जो बेचा गया है वो नकली शेयर सर्टिफिकेट है, वो असली नहीं है। आपसे पैसा लिया और गायब हो गए। फोर्जरी में क्या होता है कि किसी की जाली सिग्नेचर कर लेना, यानी कि किसी की सिग्नेचर को कॉपी करके उसके शेयर्स बेच देना। देन देयर इज आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ लॉस और मिसप्लेसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट के गुम हो जाने का डर, मिसप्लेस हो जाने का डर हमेशा बना हुआ रहता है। क्या है कि शेयर्स फिजिकल में है, यानी कि कागज के शेयर सर्टिफिकेट है। अगर मान लो मैं कहीं पर रख करके भूल जाता हूं, अगर ये शेयर सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो जाते हैं, अगर ये शेयर सर्टिफिकेट गुम हो जाते हैं, अगर ये शेयर सर्टिफिकेट चोरी हो जाते हैं, तो भी प्रॉब्लम आता है। गुम हो गए, मिसप्लेस हो गए, चोरी हो गए तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट निकलवाने का भी प्रोसीजर बेहद लेंदी था। आज मेरा कॉलेज का आई कार्ड गुम जाए ना, मैं प्रिंसिपल को जाके एप्लीकेशन दूंगा और नया आई कार्ड, डुप्लीकेट आई कार्ड बन के मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो सर्टिफिकेट अगर चोरी हो गया, मिसप्लेस हो गया तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बनवाने में महीनों का वक्त लग जाता था और बहुत मगजमारी होती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, बराबर है, ये सब फिजिकल डिलीवरी के प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक आखिरी प्रॉब्लम है कि भाई शेयर सर्टिफिकेट फट गया है
शेयर सर्टिफिकेट डैमेज हो गया है, शेयर सर्टिफिकेट जो है अगर चूहा कुतर के चला जाता है, सो देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ म्यूटिलेशन और डैमेज ऑफ सर्टिफिकेट्स। बराबर है, म्यूटिलेशन और डैमेज ऑफ सर्टिफिकेट, ये सारी जो है समस्याएं थी फिजिकल शेयर्स से संबंधित। क्यों? क्योंकि शेयर्स आप दो अलग अलग तरीके से होल्ड कर सकते हो। यानी कि अगर आपको सिक्योरिटीज होल्ड करनी है, सिक्योरिटीज में मैंने क्या बताया, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, अगर ये सिक्योरिटीज आपको होल्ड करनी है तो इन सिक्योरिटीज को दो तरीके से होल्ड किया जा सकता है। सिक्योरिटीज को दो तरीके से होल्ड कर सकते हैं। एक आप होल्ड कर सकते हैं फिजिकल में, वन इज फिजिकल, और दूसरा होल्ड करने का तरीका है इलेक्ट्रॉनिक। यानी कि शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी होल्ड किया जा सकता है। 1996 से पहले फिजिकल शेयर्स हुआ करते थे और स्टॉक मार्केट की समस्याएं थी जो मैंने आपको बताई, और स्टॉक मार्केट में फिजिकल डिलीवरी देना पड़ता था, तब जाकर के पेमेंट मिलता था। फिजिकल डिलीवरी की अपनी सारी समस्याएं थी। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने 1996 में एक कानून पास किया। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने 1996 में एक कानून पास किया। उस कानून का नाम जो है दैट इज द डिपॉजिटरी एक्ट। कानून का क्या नाम है? द डिपॉजिटरी एक्ट 1996। और इस कानून की वजह से भारत सरकार ने स्टार्ट किया डिपॉजिटरी सिस्टम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टॉक मार्केट के लिए क्या स्टार्ट किया? डिपॉजिटरी सिस्टम। ये डिपॉजिटरी सिस्टम जो है ये बेहद ही मॉडर्न सिस्टम है, और इस डिपॉजिटरी सिस्टम ने इस आउटडेटेड सेटलमेंट सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। देख, हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, और वो सिंपल सा एग्जांपल ये है कि तेरे पास कैश पैसे हैं, बराबर है। यदि तू इन कैश पैसों को अपने पास रखता है तो ये फिजिकल है, ये कागज के हैं, फिजिकल। इसको मैं बैंक अकाउंट में जमा कर दूंगा, और बैंक अकाउंट में जमा करने के बाद फिर मैं इलेक्ट्रॉनिकली इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिकली पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, या फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसी तरीके से कागज़ के शेयर्स में देख, अगर कैश होल्ड करता हूँ ना तो इसमें रिस्क रहता है, चोरी हो जाने का, पॉकेट कट जाने का, ये सारा रिस्क है। सो फिजिकल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सेफ है। सो इसलिए सरकार ने इन स्टॉक मार्केट की प्रॉब्लम्स को और फिजिकल शेयर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कानून बनाया, द डिपॉजिटरी एक्ट 1996। इसके तहत डिपॉजिटरी सिस्टम स्टार्ट किया गया। ये डिपॉजिटरी सिस्टम मॉडर्न है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक है, और इसमें आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से ज़्यादा सुरक्षित है। आप उन्हें क्विकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रेडिंग का प्रोसीजर बेहद सिंपल हो गया है। तो एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पेज नंबर 127 पर थोड़ा सा लेकिन आपको एक दिखा देता हूँ।
इंट्रोडक्शन के अंदर बताया है कि आप शेयर्स को दो अलग तरीके से होल्ड कर सकते हैं, फिजिकल में और इलेक्ट्रॉनिक में। फिजिकल में होल्ड करते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके बारे में दिखाया है, वो प्रॉब्लम्स मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब आते हैं मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम पर कि ये डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है। मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, सबसे पहली बात तो 1996 से पहले जो स्टॉक मार्केट की प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने के लिए सरकार ने कानून पास किया। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिकल डिलीवरी, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड, सरकार ने क्या इंट्रोड्यूस किया? सरकार ने इंट्रोड्यूस किया द डिपॉजिटरी एक्ट 1996। सरकार ने ये कानून किसकी? फिजिकल डिलीवरी की प्रॉब्लम को, जो 1996 से पहले हुआ करती थी, उसको सॉल्व करने के लिए डिपॉजिटरी एक्ट का कानून पास किया। इस कानून के मुताबिक डिपॉजिटरी सिस्टम was introduced ये डिपॉजिटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ये डिपॉजिटरी सिस्टम जो है इट इज मॉडर्न सिस्टम, और इस मॉडर्न सिस्टम ने जो पुराना आउटडेटेड सेटलमेंट सिस्टम था उसको रिप्लेस किया। ये सिस्टम पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक है। दिस सिस्टम इज इलेक्ट्रॉनिक। इस सिस्टम के तहत बेसिकली क्या है, ये बैंकिंग सिस्टम की तरह होता है कि मैं बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता हूं और अकाउंट खुलवाने के बाद अपने सारे कागज के पैसे मैं उस अकाउंट में जमा कर देता हूं। फिर मैं उस अकाउंट को इलेक्ट्रॉनिकली नेट बैंकिंग के जरिए, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए, या तो फिर यूपीआई सिस्टम के जरिए मैं अपने बैंक अकाउंट में रखे गए पैसों को इलेक्ट्रॉनिकली यूज कर सकता हूं। उसी तरीके से ये डिपॉजिटरी सिस्टम है। ये डिपॉजिटरी सिस्टम जो है इसमें जो इन्वेस्टर होता है होल्ड्स शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब इसमें इन्वेस्टर को कागज के शेयर सर्टिफिकेट रखने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या करेगा, इस डिपॉजिटरी सिस्टम के तहत डिपॉजिटरी के पास जाएगा। डिपॉजिटरी के पास जाने के बाद वो उसके पास एक डीमैट अकाउंट खोलेगा। क्या खोलेगा? डीमैट अकाउंट। जिस तरीके से मैं बैंक में जाकर के करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट खोलता हूं और अपने सारे कागज के पैसे उसमें डिपॉजिट कर देता हूं, उसी तरीके से इन्वेस्टर के रूप में मैं डिपॉजिटरी के पास जाऊंगा
और एक डीमैट अकाउंट खोलूंगा। इस डीमैट अकाउंट में मैं अपनी सारी सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स हो, डिवेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, इनको मैं होल्ड कर सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक मोड में। बराबर है। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में होने का क्या फायदा है सर? इलेक्ट्रॉनिक मोड में होने का फायदा ये है कि ये सेफ है। सेफ क्यों है, सुरक्षित क्यों है? क्योंकि इसमें अकाउंट में मेरा आईडी है एज वेल एज पासवर्ड है, तो कोई मेरे अकाउंट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। फिजिकल में तो क्या फ्रॉड और फोर्जरी होने का डर है, इसमें मेरे शेयर्स सुरक्षित हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, इसलिए शेयर्स फटेंगे नहीं, मिसप्लेस नहीं होंगे, चोरी नहीं होंगे, फ्रॉड नहीं होगा, फोर्जरी नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होने की वजह से ये एकदम सेफ है, सुरक्षित है। क्योंकि डिपॉजिटरी मेरे शेयर्स को अपने पास सुरक्षित, जैसे बैंक मेरे पैसों को सुरक्षित रखता है, वैसे डिपॉजिटरी मेरी सिक्योरिटीज को मेरे डीमैट अकाउंट में सुरक्षित तरीके से होल्ड करके रखता है। तो ये सेफ है। सेफ होने के साथ साथ ये सिस्टम बेहद क्विक है। इसमें शेयर्स फटाफट ट्रांसफर हो जाते हैं। ये व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजते हो ना, जब आपने सेंड किया तो 1 टिक, सामने वाले को मिला तो 2 टिक, उसने देख लिया तो 3 टिक। अब व्हाट्सएप मैसेज को भेजने में जितना समय लगता है ना, उतना ही समय में शेयर्स के ट्रांसफर या ट्रांसमिशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, इंटरनेट बेहद फास्ट है, बेचने वाले का भी डीमैट अकाउंट है, खरीदने वाले का भी डीमैट अकाउंट है। जैसे ही मैंने शेयर्स बेचे, खरीदने वाले के अकाउंट में शेयर्स चले जाएंगे और खरीदने वाले के अकाउंट से पैसे मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। सो द सिस्टम इज वेरी सेफ, इट इज वेरी क्विक एंड मेन थिंग इट इज वेरी एफिशिएंट। ये सिस्टम बेहद एफिशिएंट है, इसमें कोई गड़बड़ी या गलती के चांसेस नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स को होल्ड करने के लिए, अब इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को होल्ड करने के लिए मैं डीमैट अकाउंट खुलवाता हूं किसके पास? डिपॉजिटरी के पास, और अपने सारे कागज के शेयर्स उसके पास जमा करा देता हूं। डिपॉजिटरी बेसिकली कौन है सर? डिपॉजिटरी जो है ना, ये वो है जो शेयर होल्डर के बिहाफ में शेयर्स को होल्ड करता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में। क्या है? कागज के शेयर सर्टिफिकेट हुआ करते थे ना, तो मैं इनको अपने घर में कबर्ड में रख सकता था, तिजोरी में रख सकता था। अब इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को मैं कैसे होल्ड करूं? तो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को होल्ड करने के लिए मैंने डीमैट अकाउंट खुलवाया और मैंने अपने सारे कागज के शेयर्स इस डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर दिए। शेयर्स है मेरे, मगर मेरे पास नहीं है। किसके पास है? डिपॉजिटरी के पास। तो डिपॉजिटरी कौन है? नॉमिनी ऑफ इन्वेस्टर है। नॉमिनी ऑफ इन्वेस्टर वो होल्ड करता है, होल्ड्स शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। यानी कि शेयर्स इन्वेस्टर के हैं मगर इन्वेस्टर के पास नहीं है। किसके पास है? डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी उनको होल्ड करता है ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। और जब कभी भी ये इन्वेस्टर शेयर खरीदना या बेचना चाहेगा, डिपॉजिटरी उसके बिहाफ में इन शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफर कर देगा। ये कैसा है रे? गूगल पे की तरह है। तूने गूगल पे के वॉलेट में अपने पैसे डाल के रखे हैं, जब तू पेमेंट के लिए उसको यूज करता है तो गूगल उसको ट्रांसफर कर देता है।
एक पेमेंट प्लेटफॉर्म की तरह तू गूगल को यूज करता है, उसी तरीके से शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग के लिए तू डिपॉजिटरी को यूज करता है, डीमैट अकाउंट खुलवाता है, अपने सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में उसमें रख देता है। जब कभी भी तू खरीदेगा और बेचेगा उन उन शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में डिपॉजिटरी ट्रांसफर कर देगा। सो डिपॉजिटरी बेसिकली एक महत्वपूर्ण काम करता है, ट्रांसफर्स शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। कि भाई मेरा डीमैट अकाउंट है, मान लो मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स है, मैंने उनको बेचा, तो डिपॉजिटरी क्या करेगा, डिपॉजिटरी मेरे डीमैट अकाउंट में से वो शेयर्स निकाल करके खरीदने वाले के डीमैट अकाउंट में डाल देगा, और खरीदने वाले के डीमैट अकाउंट में से पैसे निकाल के मेरे डीमैट अकाउंट में। ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है ये बेहद फटाफट हो जाता है, क्योंकि सिस्टम बेहद क्विक है, और एकदम सुरक्षित तरीके से हो जाता है, क्योंकि सभी के डीमैट अकाउंट आईडी और पासवर्ड से प्रोटेक्टेड रहते हैं। सो फिजिकल के सिस्टम में जो भी समस्याएं थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए कानून पास किया गया, डिपॉजिटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ये डिपॉजिटरी सिस्टम मॉडर्न और इलेक्ट्रॉनिक है, जो सारी समस्याओं को और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स एंड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। मेरे हिसाब से नेक्स्ट फ्राइडे ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाना चाहिए, बाकी का लेट अस सी। तब तक के लिए आप घर पर रहेंगे, जरूरी होगा तो ही बाहर निकलेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।